प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज में हमारा ये 11वां वीडियो है। इससे पहले हम बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को चार्ट पर कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल थे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम उन सभी सवालों में से कुछ कॉमन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। यहाँ एक यूजर ने पूछा है कि ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट में रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट में किसी भी चार्ट को ओपन करने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में आपको टूल पैनल दिखाई देगा। पैनल में 6 नंबर पर जियोमेट्रिक शेप्स का ऑप्शन है, जिस पर एक ब्रश का सिंबल बना हुआ है। इस ब्रश के कॉर्नर में यहाँ क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का एक मेन्यू ओपन होगा। इस मेन्यू में शेप्स में रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके अब आप चार्ट पर कहीं भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना चाहिए। अगर आप एक पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप की लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए 4 घंटे की टाइम फ्रेम का उपयोग कर सकते हैं और ट्रेड एंट्री करने के लिए 30 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टॉक्स में या फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स में इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो आप की लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम का उपयोग कर सकते हैं। चार्ट पर की लेवल्स बनाने के बाद उसके अकॉर्डिंग लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड एंट्री करने के लिए आप 5 मिनट और 3 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा कम टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करेंगे, आपको चार्ट पर उतना ही ज्यादा फेक ट्रेड एंट्री सिग्नल मिलेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल क्या होती है और उसे चार्ट पर कैसे सर्च करते हैं। प्राइस एक्शन के एडवांस लेवल में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के अंदर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का समावेश होता है। मार्केट में प्राइस कुछ देर तक एक रेंज में ट्रेड करने के बाद यहां इस पॉइंट से एक तेज अपसाइड मूव करती है। ये अपसाइड मूव जहां से शुरू हुआ है उस ग्रीन बुलिश कैंडल से, पिछली रेड बेरिश कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहते हैं। प्राइस नेक्स्ट टाइम जब भी इस जोन में दोबारा आती है तो अपना प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू करने की संभावना ज्यादा होती है। उसी तरह मार्केट में जब एक तेज डाउनसाइड मूव आता है तो जहां से प्राइस तेजी से नीचे गिरती है, उस रेड बेरिश कैंडल के पहली ग्रीन बुलिश कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को आप किसी भी टाइम फ्रेम में बना सकते हैं, लेकिन आप जितना लोअर टाइम फ्रेम में इसे ड्रॉ करेंगे उतने ही फेक सिग्नल मिलने की संभावना बढ़ती है। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के ओपन से लेकर क्लोजिंग तक यानी कि कैंडल बॉडी के एरिया को हम रेक्टेंगल टूल के द्वारा मार्क करते हैं, जिससे चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को डेली ड्रॉ करना पड़ता है। ये 1 मार्च का बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही प्राइस हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जाती है, मगर बीच बीच में रेड कैंडल्स बनाकर थोड़ी देर रुकती है और फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। इन बेरिश रेड कैंडल्स को हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मानकर इन कैंडल्स बॉडी के ओपन और क्लोज को मार्क करते हुए अगले 10 दिनों के लिए इन जोन्स को चार्ट पर ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब आज 1 तारीख है तो अगले 10 तारीख तक हम इन लेवल्स को आगे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट डे 2 तारीख को मार्केट हमने बनाए हुए लेवल्स को ब्रेक नहीं करता और दिन भर उसी लेवल के पास ट्रेड करता है। 4 तारीख को मार्केट इसी लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, मगर एक बिग मरुबोजू कैंडल बनाकर नीचे आता है और इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है, मगर उसके बाद फॉलो अप सेलिंग नहीं आती है और प्राइस इस लेवल से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर निकल जाती है। इसका मतलब जब तक प्राइस इस लेवल को नीचे ब्रेक करते हुए लोअर लेवल्स पर ट्रेड नहीं करती, तब तक ये लेवल चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। यहाँ हायर लेवल्स पर प्राइस रिजेक्शन फेस करते हुए तेजी से नीचे गिरती है। इसलिए इस बिग मारुबोजू कैंडल की पहली ग्रीन कैंडल को हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मानते हुए इस कैंडल बॉडी के ओपन और क्लोज से एक रेक्टेंगल रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करेंगे। मार्केट इसी दिन 2 बार इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश करता है, मगर फेल हो जाता है। अगले दिन प्राइस सपोर्ट लेवल के पास ओपन होकर इसे ब्रेक करने की कोशिश करती है, मगर लोअर लेवल्स पर बायर्स मार्केट में एंट्री बनाते हुए प्राइस को ऊपर पुश करते हैं। साथ ही मार्केट यहां हायर लोज का फॉर्मेशन बना रहा है। इसका मतलब यहां बायर्स प्राइस को हायर लेवल्स पर खरीदने में इंटरेस्टेड है। इसी वजह से मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है। इसी चार्ट पर हम अगला सवाल लेंगे। यहाँ एक यूजर ने पूछा है कि कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कमजोर होता है और कौन सा स्ट्रांग होता है। यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया था
लेकिन मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन होता है और प्राइस इस रेजिस्टेंस को एक सपोर्ट जोन की तरह इस्तेमाल करती है। मार्केट 4 बार इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश करता है, मगर प्राइस जब भी इस जोन में आती है तो हायर लो बनाते हुए ऊपर जाती है। इसका मतलब इस जोन में बायर्स एक्टिवली बाइंग कर रहे हैं, जिससे जब भी प्राइस इस जोन के पास आती है तो बिना रुके ऊपर निकल जाती है, जिस कारण इस जोन को हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मानेंगे। लेकिन ऊपर की ओर हमने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया था, उस जोन में जैसे ही प्राइस आती है तो सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, लेकिन प्राइस अपने पुराने लो को ब्रेक नहीं कर पाती है। इसका मतलब यहाँ पहले के मुकाबले सेलिंग प्रेशर कम हुआ है, क्योंकि पहली बार प्राइस जब इस जोन से नीचे आती है तो एक बिग बेरिश मरुबोजू कैंडल बनाकर एक ही कैंडल में सपोर्ट एरिया तक पहुंचती है, मगर दूसरी बार जब प्राइस वापस से इसी जोन में आती है तो छोटी रेड कैंडल बनती है। इसका मतलब यहाँ अब पहले के मुकाबले बहुत कम सेलर्स बचे हैं जो प्राइस को नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड है, जिस वजह से ये एक कमजोर रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम प्राइस जब जोन में आती है तो यहाँ बायर्स के मुकाबले सेलर्स कम होने से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है। अगला सवाल देखते हैं, क्या एक बार अगर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो जाने पर क्या हमें उस जोन को इस्तेमाल करना चाहिए? ये बैंक निफ्टी का 4 मार्च से लेकर 6 मार्च तक का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ हमने ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन और नीचे एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है। 5 तारीख को प्राइस एक बिग बुलिश मारुबोजू कैंडल बनाकर इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाती है, जिससे ये जोन ब्रेक हो जाता है। प्राइस इस जोन के ऊपर दिन भर ट्रेड करती है, इसलिए ये रेजिस्टेंस जोन अब हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन जब भी कोई रेजिस्टेंस जोन टूटता है और प्राइस नेक्स्ट टाइम उस जोन के पास आती है तो यही रेजिस्टेंस जोन अब एक सपोर्ट जोन के रूप में काम करता है। नेक्स्ट डे यानी कि 6 तारीख को मार्केट इसी जोन के पास ओपन होकर इसे एक सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करते हुए ऊपर निकल जाता है। इसलिए हमारे पिछले रेजिस्टेंस जोन को हम यहाँ सपोर्ट जोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पर है तो उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? प्राइस एक्शन के मुताबिक मार्केट को अगर किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है तो प्राइस कभी भी एक सीधी रेखा में ऊपर नहीं बढ़ सकती है। प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए बायर्स और सेलर्स को मार्केट में एंट्री करने का मौका देना पड़ता है। इसलिए चार्ट पर अलग अलग लेवल्स पर स्विंग्स बनते हैं, जिन्हें हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इस चार्ट पर यह सबसे हाईएस्ट लेवल है और प्राइस ने इस लेवल को इससे पहले कभी भी ब्रेक नहीं किया है, इसीलिए इसे हम इस चार्ट का ऑल टाइम हाई कह सकते हैं। यहाँ इस लेवल से मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन आने से प्राइस फिर से नीचे आई है, जिससे चार्ट पर एक स्विंग हाई बना हुआ है। इसलिए हम इस स्विंग हाई को एक रेजिस्टेंस के रूप में मानते हुए यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट डे अगर मार्केट इस जोन के ऊपर ओपन होता है और इस रेजिस्टेंस का सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम इस रेजिस्टेंस को एक सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर प्राइस इस ऑल टाइम हाई के नीचे ओपन होती है और नीचे से सपोर्ट लेकर फिर से इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश करती है तो आप इसे एक रेजिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।